हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में अब नेक्स्ट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो सबसे पहले जान लेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू से जीरो के बीच में लगातार चेंज होता रहता है और इसकी डायरेक्शन जो है वो टाइम के साथ रिवर्स होती रहती है। इसका मतलब डायरेक्शन का मतलब हम समझ सकते हैं टाइम के साथ साथ चेंज होने का मतलब है कि ये एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में तो नेक्स्ट बार नेगेटिव डायरेक्शन में। इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो लगातार पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चेंज होती रहती है। तो ऐसी करंट को ही हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट को हम एक इक्वेशन से समझ लेंगे क्योंकि यहाँ पे समझ लिया है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू से जीरो के बीच में चेंज होता रहता है। तो इसको एक इक्वेशन से समझेंगे। एन अल्टरनेटिंग करंट, इसको शॉर्ट में एसी भी कहते हैं, is one whose magnitude changes continuously with time between 0 and a maximum value and whose direction reverse periodically का मतलब एक टाइम के बाद। तो ये हो गई अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस इक्वेशन के द्वारा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी, या कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं तो हो जाएगा I is equal to I नॉट कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर जो टर्म है उनको समझ लेंगे। I है इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब जो टाइम के साथ चेंज होगी। I नॉट है यहाँ पर मैक्सिमम करंट या इसको पीक करंट भी कह सकते हैं। वेयर I इज द instantaneous value of current at time t and I naught is the maximum या पीक वैल्यू ऑफ करंट। और इसी को करंट एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं एंड नोन एज करंट एम्पलीट्यूड। ओमेगा हो जाएगी यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, जिसकी वैल्यू होती है 2π/t के इक्वल, या इसे 2π
न्यू भी लिख सकते हैं। न्यू है यहाँ पर लीनियर फ्रिक्वेंसी। टाइम हो गया, टी हो गया टाइम पीरियड, और एफ न्यू हो जाएगी यहाँ पर लीनियर फ्रिक्वेंसी। अब इसको ग्राफिकली जरा समझ लेंगे। ये जो दो इक्वेशन समझी थी, इनको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया गया, क्योंकि जो इक्वेशन थी वो करंट टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसको इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया था। ये साइन वाली जो इक्वेशन थी उसके लिए है ग्राफ। तो यहाँ टाइम होगा टी हाफ, और यहाँ पर होगा एक कंप्लीट टी, सॉरी यहाँ पर होगा टी, यहाँ होगा 3t/2। तो ये हो गया टाइम पीरियड, क्योंकि ये क्या है, ये जो भी एसी है या अल्टरनेटिंग करंट है उसकी ये हाफ साइकिल है, और उसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल है ये। यहाँ पर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट, जिसे एम्पलीट्यूड कहा गया। यहाँ पर टाइम पीरियड होता है t/4। हाँ, तो यहाँ पे समझ रहे थे ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ जो है वो करंट और टाइम के बीच में ड्रॉ किया गया है। ये इस ग्राफ की मैक्सिमम करंट हो जाती है आई नॉट, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में देखी जाए तो ये हो जाएगी इसकी मैक्सिमम करंट। और ये अल्टरनेटिंग यहाँ से समझ सकते हैं, एक जो ग्राफ है या एक साइकिल जो है वो प्लस एक्स एक्सिस में होती है, जबकि दूसरी माइनस एक्स एक्सिस में, फिर इसी तरह प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, इसी तरह से इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होती जाती है। और ये जो ग्राफ है वो साइन एज साइन फंक्शन ऑफ टी का है, मतलब ये जो इक्वेशन साइन के टर्म्स में थी उसका ये ग्राफ है। अब दूसरा ग्राफ कॉस के टर्म में जो होगा उसको समझ लेंगे। आई टी, तो ये जो ग्राफ है वो कॉस के टर्म में हो जाएगा। यहाँ पर टाइम होगा t/4, यहाँ हो जाएगा t/2, और यहाँ पर 3t/4, और यहाँ पर t। मतलब समझ सकते हैं कि कॉस वाले टर्म की जो अल्टरनेटिंग करंट है वो यहाँ पर कंप्लीट होगी जाकर के, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये हाफ साइकिल हो गई, ये फुल माइनस डायरेक्शन में, और फिर से ये वाली हाफ जो है वो प्लस डायरेक्शन में। तो ये प्लस डायरेक्शन वाली हाफ और ये प्लस डायरेक्शन वाली हाफ मिल करके कंप्लीट साइकिल होती है। तो यहाँ कॉस वाले टर्म की जो कंप्लीट साइकिल होगी वो इस पॉइंट पर होगी जाके, और यही इसकी हो जाएगी मैक्सिमम करंट आई नॉट, और ये निगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी, ये भी मैक्सिमम करंट आई नॉट। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई एज कोसाइन
फंक्शन ऑफ टी। जब कॉस जो है वो टी का फंक्शन है, तब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक समझ लेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में। अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इक्विवेलेंट एज अ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ या वोल्टेज जो होता है करंट की तरह इसको भी डिफाइन कर लेंगे। इसका भी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू से जीरो के बीच में लगातार चेंज होता रहता है और इसकी डायरेक्शन भी टाइम के साथ रिवर्स होती है और इनकी भी दो इक्वेशन होती हैं। डेफिनेशन फिर से समझ लेंगे। द ईएमएफ और वोल्टेज whose magnitude changes continuously with time between 0 and maximum value। and whose direction reverse periodically। इसकी भी इक्वेशन हो जाएंगी यहाँ पर, is known as alternating EMF और वोल्टेज। इनकी इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड दूसरी हो जाएगी E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जब एसी फ्लो होती है तो उसकी हाफ साइकिल एक डायरेक्शन में और दूसरी हाफ साइकिल अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एसी की जो एक कंप्लीट साइकिल होती है उसकी मीन वैल्यू हमेशा होती है जीरो, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन जो है वो प्लस एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस में होती है। तो ये प्लस और माइनस दोनों मिल करके हो जाते हैं कैंसिल और वैल्यू हो जाती है जीरो। तो अगर एसी की अगर मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो कंप्लीट साइकिल के लिए तो वो हमेशा होती है जीरो। इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू जो है वो हमेशा एक हाफ साइकिल के लिए निकाली जाती है, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए इसकी एक फाइनाइट क्वांटिटी होती है जो हमेशा फिक्स होती है। और इसको अब थोड़ा सा समझ लेंगे। एन एसी flows during 1/2 cycle in one direction and during other half cycle in opposite direction।
hence for one complete cycle the mean value of AC is 0। ये चीज अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट में एक साइकिल, एक हाफ साइकिल प्लस डायरेक्शन में और दूसरी हाफ साइकिल माइनस डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों कैंसिल हो जाती हैं और एक पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए एसी की जो मीन वैल्यू होती है वो होती है 0। इसी वजह से जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, जब उसमें अल्टरनेटिंग करंट पास कराई जाती है तो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखा जा सकता। ये एक मल्टीपल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराई जाती है तो उसमें डिफ्लेक्शन क्यों नहीं होता है। दिस इज वाई देयर इज नो डिफ्लेक्शन in a moving coil galvanometer when AC flows through it। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो प्रेजेंस ऑफ करंट को शो करती है। मतलब किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रही है और उसमें अगर हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है तो गैल्वेनोमीटर की निडल में डिफ्लेक्शन देखा जाएगा, और अगर उसमें करंट नहीं फ्लो हो रही है तो गैल्वेनोमीटर की निडल जो है रेस्ट में रहेगी। और कई टाइप के गैल्वेनोमीटर होते हैं। अब यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करके करंट की एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू निकालेंगे। द मीन वैल्यू ऑफ AC over half cycle is a finite quantity। हाफ साइकिल के लिए AC की जो मीन वैल्यू होती है उसकी क्वांटिटी फाइनाइट होती है। एंड in fact it is defined as mean value of AC, और इसी को AC की मीन वैल्यू भी कहा जा सकता है, which is given by। अब इसको निकालेंगे सॉल्व करके। I mean is equal to 1/T हाफ, लिमिट भी यहाँ पर हो जाएगी 0 से T हाफ, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। I dt, I की वैल्यू रख लेंगे। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अभी पीछे पड़ा था, वो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन। Using this value in above equation, using this value of I in above equation, ऊपर वाली इक्वेशन में I की ये वैल्यू जब यूज करेंगे तो हो जाएगा I मीन इज इक्वल टू 1/T हाफ 0 to T हाफ, यहाँ हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर एक टर्म टी वाला जो है उसको ये भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू होता है 2π/ω, तो यहाँ से हो जाएगा
टी हाफ इज इक्वल टू 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू बचेगा पाई बाई ओमेगा। अब इसको यहाँ पर टी हाफ की जगह यूज कर लेंगे। देन आई मीन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई बाई ओमेगा रखा जाएगा तो ओमेगा चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा अपॉन पाई 0 से पाई बाई ओमेगा और हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन करके, जिसके लिए आई नॉट को निकालेंगे बाहर, तो हो जाएगा आई मीन इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन पाई आई नॉट लिमिट 0 से पाई बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का कर लेंगे इंटीग्रेशन, जो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी साइन का होगा माइनस कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का फिर करेंगे तो हो जाएगा अपॉन में ओमेगा और लिमिट हो जाएगी यहाँ पर 0 से पाई बाई ओमेगा। अब लिमिट रख के सॉल्व करेंगे, ओमेगा अपॉन पाई आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह रख लेंगे पाई बाई ओमेगा प्लस, क्योंकि एक माइनस यहाँ पर है और लिमिट जब सॉल्व की जाती है तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, दोनों माइनस मिलकर के यहाँ पर हो जाएंगे प्लस और हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। ओमेगा अपॉन पाई आई नॉट, यहाँ से ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, एक माइनस यहाँ पर पहले से लगा है और कॉस पाई की वैल्यू -1 और यहाँ कॉस 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ये -1 माइनस माइनस मिलके ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2i नॉट इंटू ओमेगा अपॉन पाई। एक ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा ये वाला बाहर, ये वाला ओमेगा जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ से ये ओमेगा ओमेगा हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ 1 अपॉन पाई आई नॉट और ये जब सॉल्व होगा तो 2i नॉट अपॉन आ जाएगा पाई, ये आएगी आई मीन की वैल्यू। और इसको कैसे लिख सकते हैं वो आगे समझ लेंगे। आई मीन इज इक्वल टू निकाला 2i नॉट अपॉन पाई। अब यहाँ पर 2 और पाई को 2 अपॉन पाई जब सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आती है 0.637 आई नॉट। तो जो एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की थी हाफ साइकिल के लिए वो 0.637 टाइम्स होती है पीक वैल्यू के, या लिख सकते हैं आई मीन इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट, या इसी को लिख सकते हैं 63.7% ऑफ आई नॉट, जहां पर आई नॉट मीन वैल्यू है या पीक वैल्यू है। अब एक और चीज यहां पर प्रूफ करने के लिए आ सकती है कि जो कंप्लीट साइकिल होती है उसके लिए एवरेज वैल्यू 0 है, ये शो करके दिखाएं तो उसको भी समझ लेंगे। प्रूफ दैट एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ AC for a complete cycle is 0. For a complete cycle is 0. तो इसको भी सॉल्व करके समझ लेंगे। हमें पता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी। फॉर कंप्लीट साइकिल सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से, बस लिमिट जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। फॉर कंप्लीट साइकिल,
कंप्लीट साइकिल के लिए यहाँ पर लिमिट हो जाएगी t, आई मीन इज इक्वल टू 1/t, और लिमिट हो जाएगी 0 से t i dt, और i की वैल्यू रख लेंगे तो हो जाएगा 1/t 0 से t i नॉट साइन ओमेगा t, और t इज इक्वल टू अभी पढ़ा था 2π/ओमेगा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई अपॉन ओमेगा अपॉन 2π, और 0 से t 2π/ओमेगा आई नॉट साइन ओमेगा t, यहाँ साइड में बता देंगे t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा से रखा गया है। अब यहाँ बाहर निकाल लेंगे आई नॉट, तो बचेगा 0 से 2π/ओमेगा साइन ओमेगा t, dt, dt भी चलेगा इनमें सब में। अब जब इसको सॉल्व करेंगे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो फिर से वही आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी ओमेगा अपॉन 2π आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी और अपॉन में ओमेगा, लिमिट हो जाएगी 0 से 2π/ओमेगा, ये ओमेगा आ जाएगा बाहर तो ये हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ से बचेगा आई नॉट अपॉन 2π, और ब्रैकेट में अब वैल्यू इनकी लिमिट रख लेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा इंटू 2π/ओमेगा, और ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, यहाँ ओमेगा ओमेगा कैंसिल, और कॉस पाई की वैल्यू कॉस 2π की वैल्यू होती है -1, और यहाँ हो जाएगा इसकी वैल्यू +1, कॉस 2π की वैल्यू होती है +1 और कॉस 0 की वैल्यू भी होती है +1, तो यहाँ -1 और +1 हो जाएंगे कैंसिल, तो जो आई मीन है फॉर अ कंप्लीट साइकिल वो आ जाएगा 0 फॉर कंप्लीट साइकिल। तो अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे। तो रूट मीन स्क्वायर को शॉर्ट में आरएमएस भी कहा जा सकता है। तो अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यू करंट की निकाली थी उसका स्क्वायर करके उसका रूट ले लिया जाए, और यहाँ पर जो भी ये सॉल्व किया जाएगा वो करेंगे कंप्लीट साइकिल के लिए। जैसे अभी कंप्लीट साइकिल के लिए मीन वैल्यू निकाली थी 0, बट यहाँ पर जब आई आरएमएस निकालेंगे तो वो कंप्लीट साइकिल के लिए निकालेंगे और वो कभी 0 नहीं होती है, उसकी कुछ वैल्यू सॉल्व होकर के आएगी। तो उसी का सोल्यूशन अब हम आगे यहाँ पर समझेंगे। ये सारी चीजें बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक कोई भी टॉपिक जरूर आता है तो समझ लेंगे इसमें। द रूट मीन स्क्वायर, या इसको शॉर्ट में कह देंगे आरएमएस, वैल्यू ऑफ एसी is defined as the square root of average of I square during a complete cycle।
where I is the instantaneous current. Instantaneous current अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई बार स्क्वायर, बार का मतलब एवरेज और स्क्वायर का मतलब स्क्वायर हो गया, तो इसको कह सकते हैं ये है मीन स्क्वायर या एवरेज स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मीन वर्ड आया है तो मीन स्क्वायर ही इसको कह सकते हैं। कंप्लीट साइकिल के लिए हो जाएगा 1/t, 0 से t आई स्क्वायर dt। अब यहाँ पर दो चीजें, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी रखेंगे, साइन छूट गया सॉरी, साइन ओमेगा टी, एंड t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। देन हमारी इक्वेशन चेंज होकर के आ जाएगी आई नॉट बार स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π, 0 से 2π/ओमेगा। ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब यहाँ पर ओमेगा अपॉन 2π, आई स्क्वायर को निकाल लेंगे बाहर इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए एक आइडेंटिटी लगा देंगे, जिसमें आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 dt। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा टफ है, तो उसको इस आइडेंटिटी से थोड़ा सा इजी कर लेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2π आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये वाला 2 बाहर निकाल लिया, और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी को, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस कॉस का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, और अपॉन में आ जाएगा 2 ओमेगा। लिमिट चल रही थी 0 से 2π/ओमेगा। ओमेगा अपॉन 2π आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब जब यहाँ पर लिमिट रख के सॉल्व किया जाएगा तो सिर्फ एक ही टर्म बचेगा, बाकी सारे टर्म हो जाएंगे 0, जो होगा 2π/ओमेगा। यहाँ पर जब t की लिमिट रखेंगे 2π/ओमेगा तो वही टर्म बचेगा 2π/ओमेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि साइन 2π या कोई भी पाई हो वो हमेशा 0 होता है, और जब लोअर लिमिट साइन 0 रखेंगे तो साइन 0 भी 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक टर्म ही बचेगा 2π/ओमेगा, जिसमें से ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, तो आई बार स्क्वायर इक्वल टू बचेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गई मीन स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे निकाल लेंगे, हेंस इसी मीन स्क्वायर में लगा देंगे रूट, तो आ जाएगी रूट मीन स्क्वायर या आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। हेंस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी इज गिवन बाई आई आरएमएस हो जाएगा अंडर रूट आई नॉट बार के स्क्वायर के इक्वल, और इसकी वैल्यू निकाली थी आई नॉट स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 2, इसमें लगा देंगे पूरे में अंडर रूट, तो स्क्वायर से आई नॉट का अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा आई नॉट अपॉन √2। ये आ गई आई आरएमएस की वैल्यू। तो आई आरएमएस निकाला था सॉल्व करके आई नॉट अपॉन √2, और √2 की जब यहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी 1.414, तो आई आरएमएस बचेगा, सॉल्व कर लेंगे डिवाइड करके 0.707 आई नॉट।
मतलब जो IRMS होती है अल्टरनेटिंग करंट के लिए वो 0.707 टाइम्स या 70.7% होती है पीक वैल्यू के। Therefore, the RMS value of AC is 0.70 times या 70.7% ऑफ I नॉट, और I नॉट को ही कहते हैं पीक वैल्यू। ये सारे डेरिवेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, अगर डेरिवेशन नहीं भी आते हैं तो इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल तो आते ही हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब आपको इसके जो अल्टरनेटिंग करंट के जो अलग अलग सर्किट हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।